यकीन वो लम्हा होता है जब दुश्मन का कीमती हथियार जमी बोस हो जाए और वो सिर्फ खामोशी ओढ़ कर बैठ जाए। भारत ने फ्रांस से अरबों डॉलर के राफेल खरीदे, ये सोचकर कि फजा में उसका राज कायम हो जाएगा। मगर जब पाकिस्तानी J-10C तैयारों ने एक नहीं तीन राफेल तैयारे गिराने का दावा किया तो सारी दुनिया ने भारत के ख्वाबों को धुआं बनते देखा। इंडियन हुकूमत की जानिब से ना कोई तरदीद ना कोई तस्दीक, जैसे शिकस्त को जबान ही ना मिली। और ये वो लम्हा था जब चीन ने एक लफ्ज़ कहे बगैर मैदान के बाहर बैठकर वो खुशी महसूस की जो पहलवान उस वक्त करता है जब उसका सबसे बड़ा हरीफ पहले ही किसी और से पिट जाए। दिलचस्प बात यह है कि अब इंडोनेशिया जो 42 राफेल तैयारों का सौदा कर चुका है खामोश है, जैसे वो खुद से सवाल कर रहा हो कि क्या हमने भी वही फैसला तो नहीं किया जो भारत ने किया और जिसे आज वो मानने से कतरा रहा है। राफेल अब सिर्फ तैयारा नहीं रहा, एक सवाल बन चुका है और उसका खरीदार सिर्फ गाहक नहीं है, अगला मुमकिना तजर्बा बनने वाला है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, जब इंडोनेशिया ने फ्रांस के साथ 8.1 अरब डॉलर का महंगा सौदा किया और राफेल तैयारे खरीदने का फैसला किया तो उस वक्त ये मुआहिदा सिर्फ दिफाई सलाहियत का इजाफा नहीं था, बल्कि वजीर दिफा प्राबोव सेबियांतो की क़यादत का फ़ख्रिया ऐलान था। जकार्ता में फ्रांसीसी वजीर दिफा फ्लोरेंस पार्ले से मुलाकात और उसके बाद डसॉल्ट एविएशन से मुआहिदा, जिसे डेसॉ एविएशन भी कहा जाता है या डासो एविएशन भी बहुत सारे लोग कहते हैं। दर हकीकत इस बात का पैगाम था कि इंडोनेशिया अब महज जजीरा नुमा मुल्क नहीं बल्कि खत्ते की एक उभरती हुई अस्करी ताकत बनने जा रहा है। इंडोनेशियन वजारत दिफा के मुताबिक राफेल तैयारे जदीद फ़ज़ाई जंग की तमाम जहतों पर पूरा उतरते हैं, चाहे बात हो दुश्मन के अंदर जाकर गहरे हमले करने की, चाहे बात हो बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की, या बात हो तवील फासले के मिसाइल फायर करने की। ये वो तमाम सलाहियतें हैं जो किसी भी मुल्क को ना सिर्फ अपने दिफा में खुद कफील बनाती हैं बल्कि खत्ते में रोब भी कायम करती हैं। लेकिन आज जब पाकिस्तान के J-10C ने भारत के राफेल तैयारे फजा में रौंदने का दावा करने के बाद उसे साबित किया तो वही तैयारा जिसे इंडोनेशिया ने बड़ी उम्मीदों और शान से खरीदा अचानक एक नया सवाल बन के सामने आया, जैसे कोई कीमती तलवार मैदान में पहली जर्ब के ऊपर ही टूट जाए। अब ना सिर्फ प्राबोव सेबियांतो की इंतखाबी बसीरत जो है वो सवाल है, बल्कि 116 खरब इंडोनेशियन रुपए की लागत भी एक सरमायाकारी से ज़्यादा एक मुमकिना नाकामी की अलामत बनती जा रही। इस पूरी सूरत हाल में चीन की खामोशी काबिल तवज्जो है, वो जिसने अपने J-10C की कारकर्दगी को किसी इश्तिहार में नहीं बेचा बल्कि मैदान जंग में खामोशी से आजमाया, जैसे वो बड़ा पहलवान जो खुद कुछ ना बोले मगर दूसरे की पिटाई देख के उसकी अपनी टांगें मजबूत हो जाएं। राफेल अब सिर्फ एक तैयारा नहीं है बल्कि एक फैसला है जो किसी मुल्क के अस्करी शऊर का आकाश भी हो सकता है कि वो अस्करी शऊर का आकाश हो या हो सकता है कि पछतावे का बाप बन जाए। इंडोनेशिया अब एक नाजुक मोड़ के ऊपर है जहां वो या तो दिफाई टेक्नोलॉजी में अपने एतमाद की तजदीद करे या इस फजा में छाए हुए शकूक व शुबहात के बादलों को देर तक हटने नहीं दे। जब इंडोनेशिया ने अपने पुराने जंगी जहाज़ों को रिटायर करने का फैसला किया तो ये महज हथियारों की तब्दीली नहीं थी बल्कि एक पूरी अस्करी सोच की तजदीद थी। मैं इंडोनेशिया के ऊपर कोई हर्फ नहीं उठा रहा, इस्लामी मुल्क है, हमारा भाई मुल्क है, मैं उसके ऊपर कोई हर्फ नहीं उठा रहा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि भारत ने कितने ममालिक को मखमसे में डाल दिया। इंडोनेशिया ने एक नई फजाई पहचान की तामीर का सोचा था। प्राबोव सेबियांतो की क़यादत में वजारत दिफा ने जहां F-15X जैसे ताकतवर अमरीकी तैयारे को हासिल करने की कोशिश की, वहीं कतर के इस्तेमाल शुदा मेराज 2005 तैयारे भी एक अबूरी हल के तौर पर ज़ेर गौर आए ताकि राफेल तैयारों की आमद से पहले जंगी सलाहियत का कोई खला न रहे। F-15X की बात की जाए तो ये कोई मामूली इंतखाब नहीं था। ये तैयारा ना सिर्फ जदीद रडार, तेज़ रफ्तार और तवील रेंज पे मुश्तमिल है बल्कि इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये एक साथ कई इकसाम के हथियार लेके जा सकता है, गोया मैदान जंग में उड़ता हुआ असलहा खाना हो। प्राबोवो ने इसके हुसूल को दिफाई तरजीह करार दिया था, लेकिन अभी तक इस पर वजारत खजाना और मरकजी हुकूमत की मुहर मंजूरी का इंतजार है। दूसरी तरफ कतर के मेराज तैयारे खरीदने की डील अगरचे सस्ती और फौरी हल के तौर पर सामने आई, लेकिन माली वसाइल की कमी ने उसकी राह भी रोक दी थी। प्राबोव ने अपने अज़्म में कमी ना आने दी और उन्होंने ये कहा कि अगरचे मौजूदा तैयारे 30 साल पुराने हैं मगर वो चाहते हैं कि इंडोनेशिया की फ़ज़ाइया मुकम्मल तौर पर जदीद हो जाए। ये तमाम फैसले जो थे वो महज अस्करी खरीदारी के नहीं बल्कि जोग्राफियाई सियासत में पोजीशन लेने के ज़ाविये थे और फ्रांस के साथ मुसलसल मुलाकातें होती हैं। राफेल का इंतखाब और अमरीका से F-15X की कोशिश, ये सब एक आलमी पैगाम था कि इंडोनेशिया किसी एक ब्लॉक पे इन्हसार नहीं कर रहा बल्कि वो एक ऐसी कुव्वत बनना चाहता है जो तवाजुन पे रखे और बवक्त ज़रूरत किसी भी समत अपना दिफा मौसर अंदाज में कर सके। यही वो मौका था जहां भारत का राफेल तनाज़ा और पाकिस्तान के J-10C की कारकर्दगी पूरे इंडोनेशियन दिफाई पॉलिसी के लिए खामोश इंतबा बन के उभरती है।
कि क्या महंगे हथियार वाकई मौसर भी हैं या सिर्फ सियासी मुआहिदों का खुशनुमा अक्स हैं। इंडोनेशिया अब सिर्फ एक खरीदार नहीं है बल्कि एक सख्त इम्तिहान का सामना करने वाला मुस्तकबिल का खरीदार भी है। दुनिया का मंजरनामा अब सिर्फ सिफारतकारी या मुआशी बरतरी पे नहीं घूमता। अब ताकत की कुर्सी पर बैठने के लिए आपके हथियारों की बोली भी बुलंद होनी चाहिए। और इस दौड़ में फ्रांस ने चुपचाप मगर बर्क रफ्तारी से वो मकाम हासिल किया जहां कभी रूस खड़ा था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट ये गवाही देती है कि 19 से 23 के दरमियान फ्रांस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा असलहा बरामद करने वाला मुल्क बन चुका है और अमेरिका के बाद और रूस को उसने पीछे छोड़ा। यह सिर्फ एक तजारती कामयाबी नहीं थी बल्कि एक जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक कामयाबी थी। और फ्रांस की असलहा बरामदात में 47% का इजाफा हुआ और उसने अपने हथियार जो थे वो 64 ममालिक तक पहुंचाए, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा एशिया और मशरक़ वस्ता के खित्तों का था। और इस पूरी कहानी का हीरो कौन था? राफेल। ये वही राफेल है जिसे कभी तनकीद का भी निशाना बनाया गया था, लेकिन 2019 के बाद इसकी मकबूलियत ने तमाम खदशात को गलत साबित किया। 5 साल में 94 राफेल तैयारे बेचना मामूली बात नहीं थी, खास तौर पे जब पिछली मुद्दत में यही तादाद महज 23 की हो। सूरत हाल ये थी कि 2023 के इख्तिताम तक दुनिया भर से 193 तैयारों के ऑर्डर्स आ चुके थे, जिनमें से कई अभी तक डिलीवर भी नहीं हुए थे। इंडिया ने तो जैसे इस तैयारों को अपने दिफाई निजाम का मरकज बना लिया था, पहले 36 फिर 2023 के अंदर आके उन्होंने 26 राफेल तैयारों की मजीद डील कर ली और वो भी $7.4 अरब में, जिसकी तौसीक कभी हुई। इस बात का ऐलान इंडिया ने किया कि इंडिया राफेल को ना सिर्फ एक हथियार बल्कि एक पैगाम समझता है ताकत का, तैयारी का और बरतरी का। और राफेल सिर्फ एक तैयारा भी नहीं था, ये एक ओमनी रोल प्लेटफॉर्म है, यानी एक ऐसा सिपाही जो हर जंग लड़ सकता है, चाहे वो जमीन पे हो या समंदर में, आसमान में हो या मालूमाती महाज पे। यही वो खुसूसियत थी जिसने इसे लीबिया, माली, चाड और इंडिया और पाकिस्तान जैसे हसास खित्तों में फाल किरदार अदा करने के काबिल बनाया। और आखिर में राफेल की बुलंदी ने सिर्फ फजाओं में नहीं बल्कि मईशत में भी अपनी परवाज दिखाई। और दसॉल्ट एविएशन अब दुनिया की 50 बड़ी असलहा साज कंपनियों में शामिल है। और यह कामयाबी सिर्फ हथियार बेचने की नहीं बल्कि आलमी ताकत के खेल में अपनी मौजूदगी मनवाने की अलामत थी। यह सब कुछ बताता है कि आज की दुनिया में जिसके पास जदीद तैयारे और असलहा है, उसके पास सिर्फ ताकत नहीं बल्कि इख्तियार भी है। और फ्रांस ने यह इख्तियार किसी जंग से नहीं बल्कि तैयारों के सौदों से हासिल किया। अब इस पूरे मंजरनामे को ताजा और चौंका देने वाले तनाजुर में देखें तो 2025 मई की वो सुबह जब राफेल तैयारों की शान व शौकत और फ्रांस के दिफाई ख्वाबों को पाकिस्तान ने महज चंद लम्हों में ज़मीबोस कर दिया। ये सिर्फ एक नहीं, पूरे 3 राफेल थे, वही जिन्हें दुनिया ओमनी रोल प्लेटफॉर्म, जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार और नाकाबिले शिकस्त जंगी परिंदा कहती थी, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के निशाने पे आया और फिर पलक झपकते ही तबाह हो गया। फ्रांस जिस राफेल को दिफाई बरतरी की अलामत समझ रहा था, पाकिस्तान ने उसी तैयारे को मट्टी में मिलाकर ना सिर्फ भारत को हैरान किया बल्कि आलमी दिफाई तज्जियाकारों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हथियार की कीमत ही असल ताकत है या उसे चलाने वाले हाथों का हुनर। और दुनिया ने देखा कि महंगे सौदे, अरबों डॉलर्स और तवील प्रेस रिलीज एक तरफ रह गई जब पाकिस्तान ने अपनी फजाई सलाहियत, टेक्निकल महारत और जंगी फहम से सारी लंका ही डबो दी थी। और यह वाकया फ्रांस के दिफाई दावों के चमकते गुब्बारे में लगने वाली सुई का है जो J-10C की सूरत में पाकिस्तानी हाथों में थी। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी ने एक ऐसा सवाल खड़ा किया जो आलमी सतह पर गूंज रहा है कि क्या राफेल तैयारा वाकई इतना मुअस्सर है जितना तसव्वुर किया गया था। और इसी कशीदगी की गूंज इंडोनेशिया तक पहुंची है, जहां हुकूमत ने फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदने का मुआहिदा किया। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने 3 राफेल तैयारे मार गिराए तो इंडोनेशिया में भी शकूक और शुबहात जन्म ले रहे हैं। बैनुल अक़वामी जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, उसने इंडोनेशिया की वजारत दिफा से इस हवाले से सवालात किए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना तरदीद की ना तायीद की। लेकिन इस ज़िमन के अंदर दिफाई पंडित ये राय रखते हैं कि हुकूमत को ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के तनाव में, दुनिया में उभरते हुए तनाज़ात में मुसलसल तज्जिया करना पड़ेगा ताकि मुस्तकबिल की दिफाई हिकमत अमली को बेहतर बनाया जा सके। राफेल गिराए जाने के वाक़े के बाद अभी कोई हतमी राय देना इंडोनेशियन हुकूमत के लिए कबल अज़ वक्त है, वो दे नहीं पा रहे। अब मामला महज एक तैयारी की खूबियों या खामियों का नहीं रहा। जदीद दौर की जंग सिर्फ जहाज़ बामुकाबला जहाज़ नहीं है बल्कि निज़ाम बामुकाबला निज़ाम बन चुकी है।
और एक फुटबॉल मैच आप देख लें कि जिसमें सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि कोचिंग स्टाफ, सहूलियात, तरबियत, हिकमत अमली, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होता है। उसी तरह राफेल की कारकर्दगी का जायजा भी सिर्फ एक तैयारे की बुनियाद पर नहीं बल्कि पूरे दिफाई निज़ाम की रोशनी में करना होगा। और दुनिया के जदीद तरीन तैयारे F-16 भी, F-15 भी, F-18 भी कमजोर गिरोहों के हाथों मारे गए। हम ये नहीं कहते हमने बहुत कोई बड़ा काम कर लिया, लेकिन कोई भी हथियार नाकाबिले शिकस्त नहीं होता। अक्सर साजो सामान मैदान जंग में वो कारकर्दगी नहीं दिखाते जो ब्रोशर्स में लिखी होती है। तो फिर इंडोनेशिया राफेल को क्यों चुने? इसका ताल्लुक सिर्फ तकनीकी सलाहियत से नहीं है बल्कि जियो पॉलिटिकल हिकमत अमली से था। और इंडोनेशिया मुकम्मल तौर पे अमेरिका पे इन्हिसार नहीं करना चाहता था। वो फ्रांस जो कि नेटो रुकन होने के बावजूद आज़ाद हिकमत अमली रखता है, इसलिए उसे तरजीह दी गई। लेकिन फ्रांस एक जौहरी ताकत और सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन भी है, तो उसे एक आलमी असर रसूख के तहत उनकी तरफ रुजू करना पड़ा। इस मुआहिदे में सिर्फ तैयारे नहीं थे बल्कि ज़मीनी हथियारों के लिए गोला बारूद की मकामी तैयारी भी थी, टेली कम्युनिकेशन भी थी, दीगर शोबों में ताउन भी था। और इंडोनेशिया में दिफाई सनत सदर जोकोवी के दौरे से तरजीह दी जा रही है और मौजूदा वजीर दिफा प्राबोवा जो है वो इसे मजीद फरोग दे रहे हैं। लेकिन जब कतर से 12 पुराने महराज तैयारे खरीदने की बात आई तो अवामी सतह पर तनकीद की लहर दौड़ गई थी। और ये तनकीद बजा भी थी क्योंकि हुकूमत ने मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की थी। और अक्सर अवाम को सिर्फ ये बताया जाता है कि ये खरीदा जा रहा है, कीमत ये, खुसूसियात ये है, मगर फैसलों की असल मंतिक अवाम की नज़रों से उछल रहती है। इस वक्त जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में आलमी सिक्योरिटी पे तालीम जो हासिल कर रहे हैं वो लोग भी इस बारे में राय देते हैं, मिसाल देते हैं कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक अपनी दिफाई पॉलिसीज़ ना सिर्फ मीडिया बल्कि अवाम के लिए भी शफाफ रखते हैं कि हम ये क्यों ख़रीद रहे हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, क्या कोई अवामी वेबसाइट या तफसीली मालूमात इसकी दस्तियाब हैं या नहीं है। और इंडोनेशिया में ये बहस सिर्फ उस वक्त जन्म लेती है जब कोई तनाज़ा या स्कैंडल मंजर आम पे आता है। तो इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया फ़ज़ाई झड़प ने दुनिया को चौंकाया है। और सिर्फ तैयारे खरीदने से फ़ज़ाई बरतरी हासिल नहीं होती, ख़ास तौर पे जब उन्हें मुल्की फ़ज़ाओं में मुकम्मल आज़ादी से नहीं उड़ाया जा सकता। तो इस ज़मन के अंदर इंडोनेशिया में सोच विचार है कि राफेल को यस करें और नो करें। नो करें तो कौन से तहजीब के पैराए के अंदर करें। देखिए मुस्तकबिल में क्या बनता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।